हेलो स्टूडेंट्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स में लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने बेंजीन की रिएक्शंस एंड बेंजीन की फॉर्मेशन के मेथड्स पढ़ लिए थे। अब इस पॉइंट में इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, इसके फॉर्मेशन की रिएक्शन जो कि एक ही रिएक्शन है और इसकी केमिकल रिएक्शन। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। फर्स्ट फॉर्मेशन और इसके फॉर्मेशन को, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन को डाईएजोटाइजेशन कहा जाता है। डाईएजोटाइजेशन, ठीक है। ये रिएक्शन होती है केवल और केवल, इसका फॉर्मेशन होता है कोई भी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन होना चाहिए। यहां मैंने फिनाइल और फिर NH2 ले लिया, एनिलीन लिया। यहां पर ये जो होना चाहिए, कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकती है, ये होना चाहिए एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, ओनली एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, और इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। और इसकी रिएक्शन की जाती है KNO2 प्लस HCl से। कुल मिला के हो सकता है आप लोगों को लिखा हुआ मिले HNO2, नाइट्रस एसिड लिखा हुआ मिले। नाइट्रस एसिड के साथ ही इन दोनों की रिएक्शन से नाइट्रस एसिड ही बनता है। ये रिएक्शन होती है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बनता है डाईएजोनियम क्लोराइड। इस तरह का प्रोडक्ट बनता है डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये रिएक्शन अगर KNO2 प्लस H2SO4 के साथ भी की जाए, टेम्परेचर वही होना चाहिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में जो डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा वो बना हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट। कुछ नहीं है, वो HCl लोगे तो HCl का मतलब क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट का सॉल्ट बनेगा। नेम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। ये दोनों जो हैं ये हो गए बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ये दोनों सॉल्ट केवल और केवल 5 डिग्री सेल्सियस तक ही स्टेबल है, उससे ज्यादा टेम्परेचर ये सहन नहीं कर सकते, है ना। लिख लीजिए, स्टेबल अप टू 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस से जरा हीट कर दिया, जरा सा भी ज्यादा टेम्परेचर पे चला गया, रूम टेम्परेचर पे भी चला गया, तो यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है और एरोमेटिक रिंग पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। आपको बताया था ArSN1 में वही रिएक्शंस आने वाली हैं इसमें। मैकेनिज्म देख लीजिए, मैकेनिज्म क्या है, यहां लिख देता हूं। मैकेनिज्म, अच्छा, यहां एसिड एक्सिस में डाला जाता है, बताएंगे आपको क्यों डाला जाता है। एक्सिस में होता है ये इसलिए एक्सिस में होता है कि डाईएजोनियम सॉल्ट जो बना है वो बचे हुए एनिलीन से कपलिंग रिएक्शन ना कर जाए। अब कपलिंग रिएक्शन आपको समझाऊंगा तब ये चीज वापस क्लियर कर दूंगा। हाँ, मैकेनिज्म देखिए, KNO2 और एसिड की रिएक्शन से नाइट्रस एसिड बनता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब रिएक्शन लिखने से ही क्या होगा, है ना। KNO2 एसिड की रिएक्शन से नाइट्रस एसिड बनता है। यहां नाइट्रस एसिड बना, ये रहा नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। जैसे ही नाइट्रस एसिड बना तो एसिडिक मीडियम में कौन है एसिड, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड जो भी है, एसिडिक मीडियम में जैसे नाइट्रिक एसिड में एसिड डालते थे, याद करो नाइट्रेशन में क्या करते थे, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड साथ में लेते थे, नाइट्रिक एसिड से NO2 प्लस बनता था। यहां नाइट्रस एसिड है, एसिडिक मीडियम में यहां NO प्लस बनेगा, ये टूट गया, H2O प्लस NO प्लस, ये बना, ठीक है। अब ये NO प्लस जाकर एरोमेटिक रिंग पर, जैसे ये ArNH2 कर देता हूं, ये प्राइमरी होना चाहिए, इससे रिएक्शन करेगा किस तरीके से, इस तरीके से,
ये लोन पेयर यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, क्या बनेगा ArNH2 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। H प्लस निकलना चाहिए यहाँ से H प्लस निकला तो ये बना ArNH N डबल बॉन्ड O। फिर ये H एब्जॉर्व कर ले वापस H प्लस ऑक्सीजन का, ये H एब्जॉर्व कर ले, एसिडिक मीडियम है और इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाए। एसिडिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म में डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसमें टॉटोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इस तरीके से कि H यहाँ से यहाँ चल गया, ये शॉर्ट में आपको बता दिया मैंने। तो इसमें हो गई टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म से ये ArN, देखो टॉटोमेरिज्म कैसे हो सकती है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, उसके जस्ट पास में नाइट्रोजन पर H है, यहाँ कार्बन का H होता तब भी टॉटोमेरिज्म हो सकती है, नाइट्रोजन का H है तो टॉटोमेरिज्म हो ही जाएगी। तो यहाँ से नाइट्रोजन और ये इस तरह का हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। मीडियम एसिडिक है, एसिडिक मीडियम में ये H प्लस इस OH को निकाल ले जाएगा कुछ इस तरीके से, ये बना और यहाँ से ये H2O बाहर निकला। मैकेनिज्म ज़बरदस्ती इतनी बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन कंपाउंड बहुत मुश्किल नहीं है, ये बनेगा। ये डाइसोनियम सॉल्ट है, इसका लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस करता रहेगा। ये डाइएजोनियम सॉल्ट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दी, ये बन गया। अगर साथ में Cl है तो क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड तो बाइसल्फेट का सॉल्ट बनेगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी रिएक्शन है। ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट है ये सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर सॉल्युबल भी होता है, वाटर सॉल्युबल, ठीक है ना। और अनस्टेबल होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, हाई टेम्परेचर सहन नहीं कर सकता। हाई टेम्परेचर क्या, रूम टेम्परेचर भी इसको हाई टेम्परेचर लगता है। लिखो यहां तक। अब ये रिएक्शन अगर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन के साथ करवा दी जाती तो क्या होता, हालांकि एलिफेटिक अमीन चैप्टर हम लोग अलग से पढ़ेंगे, फिर भी यहां मैं बता देता हूं कि क्या होता। देखो ये है ना, ये 5 डिग्री सेल्सियस तक ही तो स्टेबल है, उससे ज्यादा हीट करोगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा नाइट्रोजन और एरोमेटिक रिंग पर डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। ये 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल तो है, अगर यहां एलिफेटिक होता तो ये 5 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, ये तो स्टेबल ही नहीं होता। अभी एक थोड़ी बहुत इज्जत तो कर रहा है इसकी, ये एरोमेटिक इसके साथ रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस कराता हूं मैं। एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है इन दोनों की, और बनता है एरोमेटिक रिंग के साथ भी रेजोनेंस होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर होता है हल्का फुल्का, कैसे होता है बताता हूं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, बना दो इसको तो पहले, मिटाऊंगा मैं, मिटा रहा हूं बस। अब लिखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का तरीका तो बता ही चुका हूं मैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का आपस में। अब एरोमेटिक रिंग के साथ किस तरह से रेजोनेंस कर सकता है समझना। ये रहा मल्टीपल बॉन्ड है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये डबल बॉन्ड, क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, -m ग्रुप की तरह मान लो आप इसे। यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, ये इस पॉजिटिव चार्ज को मत छोड़ो, इसमें परेशान करने की जरूरत नहीं है इसे, इलेक्ट्रॉन लिए और ये दिए, इसको भूल जाओ तुम तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती रहेगी। और तो तुम समझ गए आगे क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ नाइट्रोजन N- ये प्लस, और फिर यूं। अब कोई खास बात नहीं है, कुल मिला के इस नाइट्रोजन का रिंग के साथ भी रेजोनेंस होता है, ये बताना था, बस इतना सा बताना था। उस चक्करों में मुझे ये बनाना पड़ा। यहाँ नेगेटिव होगा और फिर क्या करें, फिर वही कर दो जो वापस इलेक्ट्रॉन दे दो इसको, और ये ऐसा हो जाएगा।
हालांकि ये बहुत स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वही है जो मैंने अभी बनाई थी ना, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो ज़्यादा स्टेबल है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं डाइएजोनियम सॉल्ट की, और डाइएजोनियम सॉल्ट 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होता है, एरोमेटिक रिंग की थोड़ी बहुत इज्जत कर लेता है ना। ये नाइट्रोजन हीट करते ही भाग जाएगा, बताया ना मैंने आपको। 5 डिग्री सेल्सियस तक ये स्टेबल है, क्योंकि अगर ये निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, थोड़ा बहुत सोच लेता है। अगर यहां एलिफेटिक होता ना तो ये इतना भी नहीं सोचता, तुरंत निकलता। इसलिए डाइएजोटाइजेशन इसका नहीं होता है, एरोमेटिक अमीन का, एलिफेटिक अमीन का नहीं होता है। फॉर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, भाई एलिफेटिक प्राइमरी अमीन की जब रिएक्शन की जाती है तो मैं बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता यहाँ पर। KNO2 की रिएक्शन की गई HCl की प्रेजेंस में, खूब प्यार से मोहब्बत से रखा गया ठंडे ठंडे टेम्परेचर में, फिर भी नहीं माना। फिर भी इससे प्रोडक्ट जो बनता है वो अल्कोहल बनता है, ईथर बनता है, एल्कीन्स बनती हैं, कई तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, मेजर अल्कोहल होता है ना। कैसे होता है कि डाइएजोनियम बना इसका सॉल्ट, ये अनस्टेबल है, ये रूम टेम्परेचर पे भी अनस्टेबल है, लो टेम्परेचर पे भी अनस्टेबल है, क्योंकि यहां से तुरंत नाइट्रोजन, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल सकता है। नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप हवा में बाहर निकल गया और ये R+ बना, जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करे, वाटर से रिएक्शन करता है। H2O ये एक्वा सॉल्यूशन है ना, उससे SN1 रिएक्शन है एक तरह से, और ये OH जाके इससे जुड़ा और अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो एलिफेटिक, ये R इक्वल्स टू एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक अब लिख दिया मैंने ऊपर। अगर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन हो तो प्रोडक्ट अल्कोहल होगा, डाइएजोनियम सॉल्ट नहीं होगा। हाँ, यहाँ भी अगर इसको वाटर के साथ रिएक्शन करा दोगे हीट करके, तब तो वही होने वाला है, फिनॉल बनेगा, अभी बताऊंगा उससे। यहाँ तक लिखो, मिटाता हूँ इसे मैं, फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट हम लोग पढ़ेंगे। फटाफट लिख लीजिए इसे, मिटा देता हूँ, मिटा दिया। अब पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। देखो कई तरह की रिएक्शन है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ArSN1 रिएक्शन है ना। तो यहीं लिख लो, मेनली गिव ArSN1 रिएक्शंस। और ये मैकेनिज्म पहले भी बताया था ना मैंने आपको, वापस बता रहा हूं, सुन लेना। स्टेप 1 में ये रहा डाइएजोनियम सॉल्ट, इसको आपने हीट किया, जिसका डर था वही कर दिया, तो ये नाइट्रोजन तुरंत बाहर निकलेगा। ये तो ये इसी चक्करों में तो बैठा था, तो नाइट्रोजन N2 गैस हवा में बाहर निकली, लिविंग ग्रुप है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप है, पता होगा आपको। तो ये बना, अनस्टेबल है, RDS स्टेप ये है इसका, स्लो होता है। अब इससे फास्ट स्टेप कौन सा होगा, ये स्टेप 1 है, स्टेप 1। अब इसके बाद में न्यूक्लियोफाइल आया, जैसा भी था, वीक था कि स्ट्रॉन्ग था, बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चाहे, अनस्टेबल होता है। फिर बन कैसे गया, बन गया भाई एक रिएक्शन में बन गया, औरों में तो नहीं बनता किसी में भी। तुरंत बॉन्ड बनाएगा और अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, मतलब ये अटैक करेगा ऐसा बोलूंगा। और क्या बना, ये बन गया, न्यूक्लियोफाइल आया। ये स्टेप 2 है जो कंपैरेटिवली फास्ट स्टेप है। समझ गए, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, केवल ये रिएक्शन इसी के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं न्यूक्लियोफाइल लूंगा, हालांकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन भी शो करता है कुछ। न्यूक्लियोफाइल लूंगा, थोड़ा सा हीट कर दूंगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको बाहर निकालेगा। अब आने वाली जो रिएक्शंस हैं वो अच्छी तरह याद हो जाती हैं स्टूडेंट्स को। मैकेनिज्म के चक्कर में पड़ोगे तो फंस जाओगे, हालांकि मैं फंसाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उस वहां फंसना मत तुम, तो डायरेक्ट रिएक्शन लर्न करना,
क्योंकि मेरी तो आदत है ना कि मैं मैकेनिज्म बताने की कोशिश करता हूँ, मेरे को आती है तो मैं बता देता हूँ जिससे मुझे याद रहती है ना। लेकिन आपको नहीं फंसना इस चक्करों में, आपको तो डायरेक्ट चलना और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बहुत आसानी से बन जाएगा। चलो लिखो, इसको तो लिखो। अब मैं रिएक्शंस कराता हूँ, इसे मिटाता हूँ मैं, जल्दी से लिख लो। मिटा दो ये लो, ये मिटा दिया। रिएक्शंस में ये रहा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, और रिएक्शन नंबर 1 ऐसे लिखाऊंगा अब रिएक्शंस। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ हीट किया गया। न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ बताओ? वाटर। हीट करते ही नाइट्रोजन बाहर निकला, पॉजिटिव चार्ज बना, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां जाके अटैक करेगा, उसमें से H+ निकलेगा, कुल मिला के फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल बनाने का बहुत बढ़िया मेथड है। HCl बाहर निकला, यहाँ का एक H और Cl भी बाहर निकला, और नाइट्रोजन गैस बाहर निकली। इन रिएक्शन में सब में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, बार बार नहीं लिखूंगा। फिनॉल बनाने का बहुत ही बढ़िया मेथड है फिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट है और रिएक्शन, इसकी रिएक्शन HCl से करा दी गई, कॉपर की प्रेजेंस में हीट किया गया, या HBr से करा दी गई। ये रिएक्शन नंबर 3 है, HBr से की गई, कॉपर के प्रेजेंस में हीट किया। कौन आएगा? Cl माइनस Br माइनस, ये आ गया Cl माइनस, ये आ गया Br माइनस, है ना। मैकेनिज्म ArSN1 मान लो तुम, हालांकि फ्री रेडिकल पाथ से भी हो जाती है, सैंड मायर रिएक्शंस भी आएगी आगे, पर फिर भी मान लो, मानने में कुछ नहीं जाता। और आपको तो ये पूछेगा भी नहीं मैकेनिज्म, डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछेगा, और प्रोडक्ट में क्या दिक्कत है तुम Cl लगाओ ना। रिएक्शन का नेम याद रखना, गाटरमान्स रिएक्शन, गाटरमान्स रिएक्शन। अरे एक थी गाटरमान्स फॉर्माइलेशन, एक थी गाटरमान्स कॉच फॉर्माइलेशन, वो नहीं है, केवल रिएक्शन है गाटरमान्स रिएक्शन, ठीक है। इसकी रिएक्शन HCl से की जाए CuCl की प्रेजेंस में, इसकी रिएक्शन HBr से की जाए CuBr की प्रेजेंस में, और इसकी रिएक्शन HCN से की जाए CuCN की प्रेजेंस में। हीट तो करना ही है, तो क्या होगा? क्या होगा वो तो समझ में आ ही गया होगा। क्या आएगा यहां पर? क्लोरीन, यहां ब्रोमोबेंजीन, और यहां साइनाइड आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो, सोचने का क्या है, बिल्कुल सही है। इन प्रोडक्ट्स को ध्यान से देख लो, कोई मुश्किल तो नहीं है, केवल हटाना था इस नाइट्रोजन को, हटाकर ये Cl माइनस Br माइनस ये आ जाना चाहिए। रिएक्शन का नेम याद करो, सैंड मायर्स रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक है। सैंड मेयर्स रिएक्शन है। हालांकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल पाथ से होती है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, SFR है, ये ArSN नहीं है, ArSN1 नहीं है ये वाली, ये तो ArSN1 है, लेकिन ये SFR रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे, रिएक्शन समझ में आ गई, प्रोडक्ट समझ में आ गई, तो क्या दिक्कत है तुम्हें? मैकेनिज्म काहे को पढ़ना, कभी पूछा नहीं गया आज तक, फिर भी बता दिया, फ्री रेडिकल पाथ से होती है, अलग तरीके से होती है। ये लिखना बेवकूफ़ी भरा है वैसे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, पर अब झूठ भी तो कैसे बोलूँ, ArSN1 है।
हालांकि मैं थोड़ा बहुत झूठ बोल देता हूँ कि स्टूडेंट्स के भले के लिए कई बार कि इसको ऐसे याद कर लो। जैसे गैम्बर्स रिएक्शन को मैंने अलग तरीके से, सिंपल तरीके से याद करने का तरीका बता दिया था, क्योंकि मुझे पता है मैकेनिक्स कभी पूछा ही नहीं गया, लेकिन फिर भी कभी कभी अंदर की आवाज़ जो होती है ना वो कहती है कि नहीं, कि स्टूडेंट्स के साथ में सत्य बोलो, तो इसलिए मैंने सत्य बता दिया। लेकिन आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपका भला चाहता हूँ, आप लोगों को रिएक्शन लर्न होनी चाहिए, लर्न होने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही याद हो जाएगी, ArSn1 की तरह से लर्न कर लो। चलो लिखो, 6 रिएक्शन हुई, 7th रिएक्शन लिखूंगा, यहाँ पर जगह नहीं है, फटाफट लिख लो इसे। रिएक्शन नंबर 7 फटाफट लिखिए, मिटा रहा हूं मैं इसे, मिटा दूं तो ये लो मिटा दिया गया। रिएक्शन नंबर 7 अब आएगी, 6 थी ना पहले, भूल गया मैं तो। एक बार फर्स्ट रिएक्शन मैंने किससे की थी, मैं एक बार याद कर लूँ। फर्स्ट रिएक्शन वाटर से की थी, और 2 रिएक्शन गाटरमान्स रिएक्शन थी, और 3 रिएक्शन सैंडमायर्स रिएक्शन थी। ठीक है, रिएक्शन नंबर 7 आएगी। हाँ, रिएक्शन नंबर 7 में अगर इसे KI की प्रेजेंस में हीट किया जाए तो कौन आएगा, आयोडीन आएगा। सोचना क्या है इसमें, आयोडीन आएगा। क्लोरोबेंजीन मैंने बना दिया, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन भी इससे बना दिया। फ्लोरोबेंजीन बनता है, क्या बनता है, उस रिएक्शन का नेम है, अलग से लिखूंगा उसे, पहले उससे पहले ये तो कर लो। इसकी रिएक्शन CuNO2 क्यूप्रस नाइट्रेट की प्रेजेंस में हीट करें तो नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। उसमें क्या है, NO2 माइनस आके जुड़ जाता है। रिएक्शन नंबर 9, इसकी रिएक्शन KSH से रिएक्शन करें तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, समझ गया ना, हीट करते ही निकलेगा और सल्फर जाके जुड़ेगा, थायोफिनॉल बन गया। देखो कितनी बढ़िया रिएक्शन है, डायज़ोनियम सॉल्ट को हटाकर जैसा चाहो वैसा हैलोजेंस लगा रहे हो, जैसे प्रोडक्ट बनाना चाहते हो वैसा बन जाएगा। तो यहां आ गया SH, थायोफिनॉल कहते हैं इसे, थायोफिनॉल, है ना। रिएक्शन नंबर 10, फ्लोरोबेंजीन भी जोड़ ही देते हैं यार। फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका बताता हूं तुम्हें। अगर डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन HbF4 से की जाए रूम टेम्परेचर, सॉरी लो टेम्परेचर पर ही, हीट नहीं करना है ना, हीट नहीं करना, हीट करते ही तो नाइट्रोजन नाराज हो जाता है। तो अगर कर दी जाए तो क्या बनेगा बताता हूँ। इसकी रिएक्शन यहाँ से HCl निकलेगा और ये डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा, केवल क्लोराइड का सॉल्ट नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है। यहाँ है बेंजीन डाइएजोनियम, किसका सॉल्ट है, BF4 माइनस के साथ, ये भी डाइएजोनियम सॉल्ट ही है। ये डाइएजोनियम सॉल्ट रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है ना। ये सॉलिड है, ये भी वाटर इनसॉल्युबल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, और स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर तक तो स्टेबल है, ऐसी बात नहीं है, बहुत हीट करोगे तो ये भी बेचारा, इसकी भी कैपेसिटी है ना। तो ये वाला कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड को अगर हीट किया जाए, इस डायज़ोनियम सॉल्ट को हीट किया जाए तो क्या होता है, एक फ्लोरीन और क्या बनेगा इसमें, हीट करते ही इसमें फ्लोरोबेंजीन बनता है, फ्लोरोबेंजीन बनता है, और क्या क्या बनता है एक मिनट देखो। एक फ्लोरीन तो आ गया बेंजीन पर, है ना, F माइनस के फॉर्म में। एक BF3 का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, नाइट्रोजन गैस को तो बाहर निकलना ही है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है। तो ये फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, नाइट्रोजन हो गया, BF3 हो गया, ये बन गया। फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक मेथड है, याद रखना, फ्लोरोबेंजीन बनाने का यही मेथड सबसे बढ़िया है। क्लियर है। इस रिएक्शन को कहा जाता है बाल्सीमान रिएक्शन,
सीमांस रिएक्शन, बहुत बढ़िया मेथड है बाल्सीमान रिएक्शन। ठीक है। हाँ, अगर आप डायरेक्ट ही हीट कर दें, जैसे इसको अलग अलग 2 स्टेप में ना लिखा जाए, ये कंपाउंड डाल के हीट कर दिया जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगी, तो डायरेक्ट वो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। लिखता हूं, देखें मैं, देखो इस कंपाउंड की एक रिएक्शन लिखना चाहता हूं। ये जो है ना, ये वाला कंपाउंड, इसको KNO2 के साथ हीट कर दिया जाए, है तो डाइजोनियम सॉल्ट ही ना, तो नाइट्रोबेंजीन की अच्छी खासी यील्ड मिलती है। इसको इसके साथ हीट कर दोगे तो यहां से K और F बाहर निकलता है, KBF4 माइनस बाहर निकलता है, जो कि KF और BF3 बनाता है, और नाइट्रोजन गैस को तो निकालना ही है, और यहां बनता है NO2। नाइट्रोबेंजीन बनाने का काफी अच्छा मेथड है, इससे भी यील्ड अच्छी आती है, यहां भी यील्ड अच्छी आती है। ठीक है। और मैंने कहा कि बाल्सीमान रिएक्शन डायरेक्ट भी हो सकती है, जैसे कि अगर यहां रिएक्शन में HBF4 डाल के डायरेक्ट ही हीट किया जाता तो भी फ्लोरोबेंजीन बनता है। रिएक्शन का नाम तो वही है, बाल्सीमान रिएक्शन। समझ गए होंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खत्म नहीं हुई रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 12 लिखेंगे, जल्दी से ये लिख लो, उधर की स्पेस खाली पड़ी रह गई, इसका भी यूटिलाइजेशन करेंगे, स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। करो जल्दी से लिखो, मिटाता हूं मैं, फटाफट लिख लो, मिटा रहा हूं इसको, ये मिटा दिया। रिएक्शन नंबर 12, ट्वेल्थ रिएक्शन लिखिए। ये दोनों रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी हुई है बेंजीन में। बेंजीन बनाने का मेथड याद करो, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे करते थे? इथाइल अल्कोहल से। ये इथाइल अल्कोहल, ये क्या, ये रहा CH2, अलग अलग लिख दिया। इथाइल अल्कोहल के साथ हीट करते हैं तो बेंजीन बनता है। क्या बना? बेंजीन। और साथ में क्या बताया था? एसिटल्डिहाइड। इसे रटवाया था मैंने आप लोगों को, याद करना था। HCl बाहर निकलेगा, कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी, बेंजीन फॉर्मेशन की रिएक्शन है ना। इसमें होगा क्या, देखो फर्स्ट स्टेप में तो HCl निकलेगा, यहां HCl बाहर निकला, मैकेनिज्म यही बताने का प्रयास करता हूं। HCl बाहर निकला तो ये क्या बना? O-। नाइट्रोजन पहले ही बाहर निकल चुका है, नाइट्रोजन बाहर निकल चुका है तो यहां प्लस बन चुका है, और यहां से डबल बॉन्ड बनता है और H- के फॉर्म में यहां अटैक करता है ना। ये तो तुम्हें बता दिया मैंने कि O- बना, HCl डायरेक्ट नहीं निकला, ये हुआ ऐसे है। देखो यार, एक एक स्टेप बताना पड़ेगा। हीट करा तो नाइट्रोजन बाहर निकला, हीट करते ही नाइट्रोजन बाहर निकला, पॉजिटिव बना, पॉजिटिव बना तो ये डबल बॉन्ड बनता है, यहां से H- के फॉर्म में यहां आता है। एक तरह से ये भी ARSN1 रिएक्शन है। अब ऐसे मत पूछना सर इसने अटैक क्यों नहीं किया और उसने अटैक क्यों नहीं किया, है ना। ये इस तरह से H- ही अटैक करता है। मैकेनिज्म बता दूंगा तो तुम ये पूछने लग जाते हो कि सर वैसा क्यों और ऐसा क्यों, इसलिए मैकेनिज्म थोड़ा अवॉइड ही करें तो अच्छी बात है। हाँ ठीक है, रिएक्शन की मैकेनिज्म आनी चाहिए, बट रिएक्शन के मैकेनिज्म आने का मतलब ये नहीं है कि आप हर रिएक्शन के पीछे पड़ जाओ। अब PhD थोड़ी ना करनी है उस पर तुम्हें, हमें रिएक्शंस जहां मैंने तुम्हें बताई है वो रिएक्शंस लर्न करो। जहां मैकेनिज्म की जरूरत है वहां उससे ज्यादा मैकेनिज्म मैंने बताई है, जितनी भी मैकेनिज्म की जरूरत थी उससे मैंने डबल मैकेनिज्म बताई है, आप समझ लेना इस चीज को। ये रिएक्शन हुई, पहले पढ़ी थी। एक और रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी बेंजीन फॉर्मेशन के लिए, जो थी, बताओ कौन सी थी? कॉन्सेंट्रेटेड H3PO2 से रिएक्शन की थी और फिर H2O डाल दिया था, है ना। रिएक्शन से बना था बेंजीन, बाई प्रोडक्ट क्या बना था बताओ? H3PO3 प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl वगैरह बाहर निकले। इस तरह की रिएक्शन है ये, करीबन 13 रिएक्शन याद करो। सभी जगह नाइट्रोजन को हटा के कभी H आया, कभी Cl, कभी ब्रोमीन, कभी आयोडीन, कभी फ्लोरीन, और बस और आते रहे। ठीक है ना। सल्फर, नाइट्रो, सब तरह के ग्रुप तो मैंने इस पे जोड़ दिए। प्रोडक्ट बनाओ, रिडक्शन की रिएक्शंस भी लेता हूं मैं, यहां तक लिख लीजिए।
अब रिएक्शन नंबर 14 को अलग से लिखता हूं, रिडक्शन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन किया जाए, इसका रिडक्शन किया जाए। कई मेथड हैं, 2 रिएक्शंस लर्न करवाऊंगा। SN प्लस HCl से, SN HCl से याद करो नाइट्रो ग्रुप का भी रिडक्शन हो जाता है। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं, इससे तो एनिलीन बनता है, इसमें नहीं बनता वो, इसमें बनता है NH2। हालांकि ये फिनाइल, ये क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन एसिडिक मीडियम में फिनाइल हाइड्राजीन न बन के HCl का सॉल्ट बनता है, पर प्रोडक्ट तो यही कहा जाएगा। हो सकता है HCN इसके साथ जोड़ रखा हो, ऐसे HCl इसके साथ जोड़ दिया, पॉसिबल है ऐसा भी, ठीक है ना। यूं भी दिया जा सकता है, यूं ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बोलूँगा इसे फिनाइल हाइड्राजीन बना, हाइड्राजीन, ठीक है। अगर रिएक्शन की गई जिंक प्लस HCl से, इसका रिडक्शन किया गया तो रिडक्शन होकर ये बनता है एनिलीन और अमोनियम क्लोराइड। इस तरह के कंपाउंड बनते हैं, याद रखिएगा। SnHCl से फिनाइल हाइड्राजीन बनता है, जबकि जिंक HCl से एनिलीन फॉर्मेशन होता है। तो डाइएजोनियम सॉल्ट से एनिलीन भी बनता है। और रिएक्शन लेता हूं मैं, 15th रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। ये लिखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, एजो कपलिंग जिसे बोलते हैं। लिखो, मिटाता हूं मैं, पॉज कर रहा हूं वीडियो, मैं मिटा देता हूं, तुम पॉज करो। अब लिखो 15th रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। देखो एजो कपलिंग, इसमें एजो डाई बनती है, ध्यान से सुनो। अगर एरोमेटिक रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप है जिसका अच्छा खासा प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट कैसे, जहां Z इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, या तो OH हो या NH2 NHR NR2 ये हो, है ना। तो इसकी रिएक्शन डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ करें, यहां Cl, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, सुनो ध्यान से। यहां N डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड बनाते थे, यही तो था, यहां प्लस बनाते थे। इसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, तो इन दोनों के बीच में रह जाएंगे डबल बॉन्ड और यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये वही है डाइएजोनियम सॉल्ट, है ना, वही रिएक्शन। टेम्परेचर तो कम रखना है, टेम्परेचर हीट नहीं करना है, वरना नाइट्रोजन निकल जाएगी, पर मैं वो रिएक्शन नहीं करवा रहा हूं। स्पेसिफिक पीएच पर ये रिएक्शन होती है। फिनॉल के साथ डिफरेंट पीएच है, अमीन्स के साथ डिफरेंट है। स्पेसिफिक पीएच, है ना। फिनॉल्स के साथ तो बेसिक मीडियम होता है, और ये जो अमीन्स हैं इनके साथ एसिडिक मीडियम होता है। पीएच भी बता देता हूं, फिनॉल के साथ जब पीएच यूज करना होता है तो करीबन 8, 8.5, 9, 10 तक भी जा सकता है। 10 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 9 के आसपास तक रह जाता है ना। 8 to 9 इसका, या 9.5 तक जा सकता है। बेसिक एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन की जाती है, मतलब इनके साथ रिएक्शन की जाती है, तो पीएच एसिडिक रखा जाता है, मतलब 7 से थोड़ा कम रखा जाता है, तो 5, 6 तक ये हो सकता है, 6.5 तक भी ये हो सकता है। इस पीएच की रेंज में ही एजो कपलिंग करवानी होती है। हालांकि ऊपर नीचे करने के कई फायदे और कई नुकसान भी हैं, वो बाद में बात करेंगे। अभी तो रिएक्शन पे आ जाएं, तो यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये एक और बॉन्ड बना सकता है, डेफिशिएंसी है। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एटम कौन है, नाइट्रोजन है। और ये नाइट्रोजन, इनकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, ये तो पता है ना अच्छी तरह। तो ये पैरा पोजीशन पे जाएगा, इतना बड़ा ग्रुप है,
ये तो काफी बड़ा है ना, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण पैरा प्रोडक्ट ही बनता है और इस H को रिप्लेस कर देगा, SE रिएक्शन कराएगा। SE मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ARSE रिएक्शन, और इस Z ग्रुप की पैरा पोजीशन पर, इस Z ग्रुप की पैरा पोजीशन पर इस तरह की एक एजो डाई बनती है। ये एक स्पेसिफिक एजो डाई है। क्या ये? एजो डाई। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, तो ये सिस एंड ट्रांस दोनों हो सकते हैं, जिसे सिन और एंटी दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, ये जो अच्छा प्रोडक्ट क्या बना? ओनली पैरा प्रोडक्ट। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस से बहुत बड़ा ग्रुप है, ये बात हो गई। और अच्छा, ये स्पेसिफिक कलर वाले होते हैं। डाई जो है, डाई का मतलब कलर है ना, स्पेसिफिक कलर होती है, कोई रेड होती है, कोई ऑरेंज होती है, मिथाइल रेड बनता है, मिथाइल ऑरेंज भी इससे बन सकते हैं, इस तरह की। तो स्पेसिफिक कलर जो होते हैं बिल्कुल ब्राइट कलर होते हैं इसमें, तो स्पेसिफिक कलर वाली होती है। अच्छा, इसमें कलर क्यों होता है उसका भी रीजन है। जिन कंपाउंड में कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा हो, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का दोनों रिंग के साथ कॉन्जुगेशन है, जिन कंपाउंड्स में कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा हो वो कंपाउंड कलर विजिबल रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लोअर स्टेट से हायर स्टेट में, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाते हैं तो विजिबल लाइट को एमिट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, विजिबल रेंज की लाइट एब्जॉर्ब करने के कारण कलर दिखता है। तो पूछा जाता है कि स्पेसिफिक कलर क्यों होते हैं, तो कॉन्जुगेशन के कारण होते हैं। जिनमें कॉन्जुगेशन ज्यादा हो तो उनमें जनरली ऐसी कंडीशन आती है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कॉन्जुगेशन अगर दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग के साथ हो तो स्पेसिफिक कलर आते ही आते हैं। तो ये स्पेसिफिक कलर होता है क्यों? ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन या एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन या हाई कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाई कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के कारण ये कलरफुल कंपाउंड बनते हैं। अगर पैरा पोजीशन पे जगह नहीं है, मान लीजिए पैरा पोजीशन रुकी हुई है, मिथाइल लगा दिया, तो और तो प्रोडक्ट बनाना है, इसमें तो क्या सोचने वाली बात है, बनाएंगे उस केस में तुम और तो प्रोडक्ट। ठीक है, इसको लिखो। अब मैं एग्जांपल्स लेता हूं, फिनॉल में कौन सा कितना पीएच से क्या प्रोडक्ट बनते हैं। मैकेनिज्म तो समझा दिए मैंने आपको। जब SE लिख दिया तो इसका मतलब समझ लेना कि H को किस तरह से निकाला गया होगा। लिखो फिर, इसे आगे चलते हैं, मिटा रहा हूं मैं। रिएक्शन कंप्लीट करो, प्रोडक्ट बना दिया। अब एग्जांपल लेते हैं एक एक दो दो। एग्जाम्पल नंबर 1, ये रहा फिनॉल। फिनॉल पर रिएक्शन करा दी, डाई एजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन की गई। कौन सा मीडियम रखा था? पीएच कितना रखा था? 5-6 या बेसिक रखा था? बेसिक पीएच रखा था 8-9 के आसपास। ठीक है, उस केस में क्या होगा? फिनॉक्साइड बनेगा क्योंकि मीडियम बेसिक है, और फिनॉक्साइड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा इसकी पैरा पोजीशन पर एजो इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। यार एक और चीज़ बतानी थी, यहीं बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस पर रिएक्शन हो रही है। अगर यहाँ कोई ऐसा ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जिसने इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है और दूसरे ग्रुप भी लगे हों, तो रिएक्टिविटी अच्छी होगी, बढ़िया होगी। तो इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्टिविटी बढ़ती है एजो कपलिंग के लिए। लेकिन अगर इस रिंग पर, इस एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप हो, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो आसानी से रिएक्शन करेगा।
तो डाईएजोनियम सॉल्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो उस केस में एजो कपलिंग का रेट बढ़ता है। अगर इसमें इस कंपाउंड में जिस पर रिएक्शन हो रही हो वहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप हो तो भी एजो कपलिंग का रेट बढ़ता है। ये 2 पॉइंट है, लिख लीजिए कि रिएक्टेंट वाली रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, और एजोनियम सॉल्ट की रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो एजो कपलिंग का रेट ज्यादा होगा। ठीक है, मैंने बता दिया, इससे पहले लिखना चाहिए था हमको। नेक्स्ट, अच्छा ये जो है ये डाई है ऑरेंज कलर की। 1-2 डाई का कलर याद रखना है, ऑरेंज कलर की है। ठीक है, मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले कि अगर पैरा पोजीशन पे जगह ना हो तो फिर ऑर्थो पोजीशन पे रिएक्शन करा देना। ये रिएक्शन है, वही पीएच कितना होना चाहिए, वही 8 के आसपास, 8-9 के आसपास होना चाहिए। तो रिएक्शन कराओगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा N2 और पीएच। कलर मेरे को याद नहीं है इसका, 2-3 कंपाउंड का कलर रट रखा है क्योंकि पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं ये कह रहा था ये पीएच है ना, इतना ही रखना चाहिए क्या? बेसिक मीडियम रखना चाहिए, ठीक है, बेसिक मीडियम में फिनॉक्साइड बन जाएगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन क्या बहुत अच्छा बेस रख दें क्या? अगर मैं पीएच को बहुत ज्यादा कर दूं, पीएच ज्यादा कर दिया मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, बहुत ज्यादा बेसिक हो गया, तो हाई पीएच पे इस डाइएजोनियम सॉल्ट का ही काम तमाम हो जाता है। ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट है इसकी रिएक्शन अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से करा दोगे, पीएच की वैल्यू कहाँ है, 9-10 से भी ज्यादा है, तो उस केस में ये रिएक्शन है ना, NaCl वगैरह जो है Cl निकलेगा, OH उस Cl को रिप्लेस कर देगा और इस तरह का कंपाउंड बनेगा। ये कंपाउंड बन जाता है Cl को रिप्लेस करके। ये कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करता है ना, नो कपलिंग रिएक्शन। तो पीएच उसी रेंज में होना चाहिए, ऐसा नहीं अमन मर्जी से कोई भी पीएच ले लो। ठीक है, ये तो मैंने अलग से बता दिया कि पीएच इसी रेंज में रखना है फिनॉल्स के साथ में। इससे ज़्यादा पीएच किया तो फिर वो कपलिंग रिएक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि वो OH- इस जाके इसी डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके इसे हटा देता है Cl। कई बार तो इस N2 को हटाकर भी फिनॉल फॉर्मेशन भी कर लेता है, पर वहाँ नहीं जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3, एनिलीन से रिएक्शन करा दो। एनिलीन से, तो एनिलीन से जब डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराओगे तो मैंने बताया, टेम्परेचर बताया था 0 to 5 फ्रीजिंग टेम्परेचर के आसपास से रिएक्शन होती है। तो पीएच कितना होना चाहिए, थोड़ा एसिडिक होना चाहिए, है ना, 4, 5, 6 तक चल जाएगा, 4, 5, 6 तक भी चल जाएगा। कोई कई बुक्स में 7 तक लिखा हुआ है, मैंने 5, 6 लिखा था अभी कुछ देर पहले, ये 4 तक भी चल जाता है। उस केस में भी पैरा पोजीशन पर, लॉन्ग टाइम में पैरा पोजीशन पर ये डाई बनती है। ठीक है, और ये रेड कलर की डाई होती है, रेड ब्राउन कलर की डाई बनती है। क्लियर है? एक रिएक्शन मेरे को याद आ रही है, वो अलग से लिखाऊंगा यार, मैं भूल जाता हूँ उस रिएक्शन को। चलो फिनॉल की बात हो गई तो इसकी बात सुनो। ये कौन है? अल्फा नेफ्थॉल। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अल्फा नेफ्थॉल की इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। तो यहां पर अब कोई नई बात नहीं रही, इसमें बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे। बेसिक मीडियम तुम समझ गए होंगे, पीएच कौन सा जो आपको बताया था। तो इस मीडियम में रिएक्शन कराने पर इसकी पैरा पोजीशन पर कपलिंग होती है और ये प्रोडक्ट बनता है ना, ये प्रोडक्ट बनता है, रेड कलर का प्रोडक्ट होता है, रेडिश ब्राउन टाइप का ही होता है। अगर बीटा नेफ्थॉल लिया जाए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार ही पूछी गई है, बीटा नेफ्थॉल लिया जाए तो जरा सोच के आंसर देना अपने आप को, कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होना चाहिए। किसी को याद हो तो ठीक है, किसी को याद ना हो तो आप कहाँ देखोगे इसे, आप उठा के देखोगे जहाँ मैंने पढ़ाया था ORM 2 में
इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रीजन बताया था कहाँ अटैक होगा। तो इस रिंग पर होगा कि लेफ्ट पे कि राइट पे, तो राइट पे तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, राइट पे ही होगा और इस पोजीशन पे होता है, इस पोजीशन पे होता है। और क्या बनता है, ये ऑरेंज कलर की डाई बनती है, ऑरेंज डाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। यहां तक लिखो और रिएक्शंस पे जाते हैं, कंप्लीट करो यहां तक की रिएक्शंस को। मिटाता हूं। रिएक्शन नंबर 6 पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 6, कपलिंग रिएक्शन से रिलेटेड ही। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आता हूं और ये कंपाउंड है, फिनॉल भी है और NH2 भी है ना। और इसकी रिएक्शन की गई, वही कंपाउंड है डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन की गई है बेसिक मीडियम में। pH लिया गया थोड़ा बेसिक, मतलब कि 8-9 के आसपास लिया गया, और यही कंपाउंड की रिएक्शन की गई, pH इसमें 6-7 के आसपास लिया गया, 5-6-7। प्रोडक्ट तुम बनाओगे, कहाँ क्या होने वाला है, जल्दी से बनाओ। करें, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में तो ये फिनॉक्साइड बन जाएगा O-, और O- का प्लस एम NH2 के प्लस एम से ज्यादा होता है, तो OH की ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन होगी। पैरा पे तो होगी नहीं, ऑर्थो पोजीशन पे होगी। पैरा पे तो H कहाँ है, इस पोजीशन पर होगी, और ये प्रोडक्ट बनेगा, यहां डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा। लेकिन एसिडिक मीडियम में तो NH2 की ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन होगी, तो NH2 की ऑर्थो पोजीशन पर रिएक्शन होगी, पैरा पे तो हो नहीं सकती। तो ये NH2 की ऑर्थो पोजीशन पर डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया, ये बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें इप्सो अटैक भी होता है। इप्सो अटैक में बताया था, याद करो, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ध्यान देना, सुनना, फिनॉल या एनिलीन, याद करो ORM2, फिनॉल पे ब्रोमीन वाटर डाला था तो ब्रोमीन वाटर तीनों जगह आया था, याद है क्या, है ना। एनिलीन पे ब्रोमीन वाटर डाल दिया था तो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया था, याद करो, दिमाग पे जोर डालो, आया होगा शायद थोड़ा बहुत। फिनॉल पर ब्रोमीन वाटर या एनिलीन पे ब्रोमीन वाटर डालने पे तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। अब उसी रिएक्शन में ये बताया था कि पैरा पोजीशन पे COOH हो या पैरा पोजीशन पे SO3H हो, पैरा नहीं, ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो पैरा बताया था उस समय। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे फिनॉल की या एनिलीन की ऑर्थो पैरा पोजीशन पर COOH या SO3H हो तो ये लिविंग ग्रुप्स होते हैं, और ब्रोमीन वाटर डालने पे ब्रोमीन यहां भी आता है, यहां भी आता है, और यहां भी आता है, इस जगह भी आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल्स के फॉर्म में बाहर, मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड या CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। वही सिचुएशन आज भी है, इप्सो अटैक का शिकार हो जाते हैं। इप्सो का अटैक होता है मतलब खुद अपने आप निकल जाना, है ना। तो इसमें अगर आप ये डाईएजोनियम सॉल्ट डाल देते हैं किस पर, फिनॉल पे या एनिलीन पर, जिसकी पैरा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड है, तो ये ग्रुप इसे आके निकाल देता है धक्के मार के, और वही है रिएक्शन। तो वहां Br+ निकालता था, यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस निकालता है, और फिनॉल की या एनिलीन की पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, डाईएजोनियम सॉल्ट आ जाएगा। ऑर्थो पे क्यों नहीं आया, ऑर्थो पे तो वैसे नहीं आता था, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस का सामना करना पड़ता था। लेकिन CO2 और SO3H को भी निकाला जा सकता है। 2 रिएक्शन बता चुका हूं मैं, एक तो पढ़ाया मैंने हेलोजनेशन में, और एक ये वाली रिएक्शन पढ़ा चुका हूं। ऐसे ही इनमें भी आ जाए, जैसे यहां मान लीजिए इस पोजीशन पे SO3H लगा दूं तो ये आएगा, उसको बाहर निकाल देगा। इस पोजीशन पे SO3H लगा दूं तो ये आएगा, उसको बाहर निकाल देगा, है ना। ये लो एग्जाम्पल नंबर 8th और एग्जाम्पल नंबर 9th बढ़ा दिए मैंने।
एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, और यहाँ लगा दिया SO3H, यहाँ लगा दिया SO3H, प्रोडक्ट वही बनेंगे, प्रोडक्ट वही बनाएंगे। तुम्हें बनाना पड़ेगा भाई, तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरी तरह कर लोगे क्या इसमें? बनाओ उसको, यही प्रोडक्ट बनते हैं। SO3H को या COH को ये निकाल देता है, बाहर कर देता है। इसे क्या कहते हैं? इप्सो। इप्सो का मतलब खुद की पोजीशन पे अटैक हो जाना, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड की खुद की पोजीशन पे अटैक हो जाना। इप्सो अटैक दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इप्सो और न्यूक्लियोफिलिक इप्सो। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक इप्सो है, इलेक्ट्रोफाइल आकर रिएक्शन कर देता है। ठीक है, लिखो। और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, फटाफट लिखो इसे, मिटा रहा हूं मैं इसे, वीडियो पॉज कर लो। रिएक्शन नंबर 10 लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 10। यहां अभी मैंने रिएक्शन किया, SO3H को निकाला था, COH को निकाल दिया था। ऐसी केस में क्या करोगे जरा बताना? यहां OH है और यहां CH3 है, और इसमें डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करा दो, देखें क्या बनाओगे। मैं भी सोचता हूं कि आप सही बनाओगे। बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा दिया। अब बेसिक बोल दिया तो ऐसा नहीं है स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, ठीक है, तुम समझ गए होंगे। इसमें रिएक्शन करा दिया, यहां CH3 है, CH3 होगी तो फिर CH3 कहाँ लूं? ठीक है, यहाँ पे नहीं लूंगा यार, इसमें फिर कंफ्यूजन होता है, रिएक्शन होना बड़ा मुश्किल है इसमें। तुम तो यहाँ तक लिख लो। क्या प्रोडक्ट बनेगा? मिथाइल को हटा दोगे क्या? COOH को हटाते हैं, सल्फोनिक एसिड होता है तो हटाते हैं, वरना तो रिएक्शन यहाँ कर देते हैं। OH और N2PH। ठीक है, और एग्जाम्पल करना जरा। ये एग्जाम्पल है, यहाँ NH2 प्लस SO3H है, इसकी रिएक्शन करा देते हैं KNO2 प्लस HCl लो टेम्परेचर पर। क्या बनेगा? फिर जो प्रोडक्ट, जो कंपाउंड बनेगा उसकी रिएक्शन इससे कराओ, Me2, थोड़ा सा pH करना है अपन को एसिडिक 5 के आसपास, प्रोडक्ट बनाओ। बना दो जल्दी से। ये रिएक्शन है, NH2 यहाँ है और COOH यहाँ है, सेम रिएक्शन किया और इसी पर रिएक्शन किया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? बहुत आसान है, अरे बहुत ही आसान है, सिंपल सी रिएक्शन है। डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ, प्रोडक्ट बना दो। जल्दी से करो। करें तो यहां डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, SO3H को मत हटा देना, यहां बना डाइएजोनियम सॉल्ट, और यहां कहीं SO3 और होता तो उसको हटा देता है। तो इसकी पैरा पोजीशन पे, NR2 के पैरा पोजीशन पे कपलिंग होगी, अब ये कपलिंग रिएक्शन कर लेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो इसका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह का, पैरा पोजीशन पर। ऐसा कर देता हूं, ये रहा NMe2, ये वाला, इसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रोजन जुड़ गया, ये ला, सही है ना? ये कंपाउंड बना, ये है मिथाइल ऑरेंज, जिसका नेम तुम जानते होंगे, मिथाइल ऑरेंज। याद मत करना, बस ऐसे ही समझा दिया कि हाँ रिएक्शन, तुम्हें दिक्कत थोड़ी ना, रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट बना के कपलिंग ही तो करानी है, वो तो मुझे याद था इसलिए बता दिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओ, यहां क्या बना? डाइजोनियम सॉल्ट, और इस डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन इसके पैरा पोजीशन पर होगी, तो ये कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड का नेम थोड़ा सा मेरे को बताना है, क्योंकि ये नाम भी जाना पहचाना है,
और यहाँ बना मिथाइल रेड इंडिकेटर, मिथाइल रेड इंडिकेटर। ये पी वो है ना, एसिड बेस रिएक्शन में इंडिकेटर्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ये इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन है ना, वो भी कर सकता है, क्या नाम है, पायरोल भी कपलिंग रिएक्शन करता है। वो नहीं करता, क्या नाम है, फ्यूरेन नहीं करता, पायरोल। पायरोल की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, इसलिए पायरोल की इन पोजीशन पर रिएक्शन होती है और ये कपलिंग रिएक्शन शो कर सकता है। तो यहां इस पोजीशन पे ये कपलिंग रिएक्शन शो कर लेता है। यहां पायरोल कपलिंग रिएक्शन शो कर सकता है, बट फ्यूरेन या थायोफीन हो तो उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, वो कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मैंने ले लिया। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो कपलिंग रिएक्शन है, और जो एक साथ याद होने वाली रिएक्शन थी वो आपको बता दी मैंने, जिसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा और डाइएजोनियम सॉल्ट को हटा देगा। एक रिएक्शन मुझे और याद आ रही है, वो भूल जाता हूँ मैं, वरना इसको लिखो जल्दी से, मिटाता हूँ इसे मैं, रिएक्शन निकल जाएगी वरना दिमाग से। ये याद रखनी है आपको रिएक्शन। ये ऑर्थो डाई एनिलीन है, मतलब फिनाइलिन डाइअमीन है, ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन, ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन है। इसकी रिएक्शन KNO2 प्लस HCl से करा दें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो यहाँ ये प्रोडक्ट बनता है, इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनेगा वो बताता हूँ। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ H, ये बनता है। क्यों बना? अगर मेटा पे या पैरा पोजीशन पे NH2 होना था तो दोनों तरफ डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। इसमें ये और तो पहले में ये बनता है, अलग से याद रखनी है। रिएक्शन ऐसे हुई है कि एक तरफ डाइएजोनियम सॉल्ट बना, ये बन गया डाइएजोनियम सॉल्ट Cl-। अब एक ही स्टेप में तो होगी, एक साथ थोड़ा ना हो जाएगी, तब ये लोन पेयर क्या कर लेता है, यहाँ अटैक कर लेता है, प्लस बनता है, फिर फाइनली उसमें से H+ बाहर निकल जाता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाती है। एक स्टेप में जब रिएक्शन हुई ना, तो यहाँ Cl- था ही, ये प्लस है, यहाँ से H+ निकला, यहाँ से Cl निकला, कुल मिला के HCl बाहर निकलने से हो जाता है। ऐसा इसमें नहीं होगा। अगर ये मेटा पोजीशन पर NH2 ग्रुप होता या पैरा पोजीशन पर NH2 ग्रुप होता तो क्या हो जाता, दोनों जगह डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाता। इसकी रिएक्शन या इसकी रिएक्शन की जाती है HNO2 से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। कई बार HNO2 लिखा हुआ मिल जाएगा KNO2 की जगह, डरना मत। तो दोनों जगह डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है, यहाँ भी और यहाँ भी। ऐसे ही पैरा वाले केस में भी होगा। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होती है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा और इस क्वेश्चन से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे मिलता जुलता कोई कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, कोई एग्जांपल पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे कि ये मैंने ऑर्थो पोजीशन पे रखा है NH2 को और NH2 को, ठीक है ना, और यहाँ पैरा पोजीशन पर रखा मिथाइल, और रिएक्शन किया HNO2 से, वही 0 to 5 डिग्री सेल्सियस KNO2 लिया था प्लस HCl लिया था। बताओ क्या बनेगा। ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, इस पे ही आती है, इसको देखते ही समझ में आता है डाइएजोनियम सॉल्ट है। हाँ, तो बस पूछना इतना था, इसमें नीचे और ऊपर कहीं भी डाइएजोनियम सॉल्ट बना दिया मैंने, रिएक्शन करा दी, ऊपर बनाते तब भी ये प्रोडक्ट बनता। यहाँ फर्क है, यहाँ इस जगह डाइएजोनियम सॉल्ट बनाना है कि इस जगह डाइएजोनियम सॉल्ट बनाना है, ये तुम सोचोगे और बताओगे।
बताओ जल्दी से। तो भाई ये हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मैं OM लगा देता हूँ, चलो ये लो। अब तो प्लस M से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये नाइट्रोजन कंपैरेटिवली अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इस नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो जो NO+ बनता है इस डाइएजोटाइजेशन में, उस पर ये अटैक अच्छी तरह कर पाएगा, तो यहाँ डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा पहले, और जब जैसे ही डाइएजोनियम सॉल्ट बना उसके बाद तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। इतना क्या बताऊं यार मैं, इतना बताना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, समझ गए? ये एग्जाम्पल्स कुछ मैंने दिए थे, तुमने किए, कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए। हालांकि क्वेश्चंस कराना क्लास में इतना जरूरी नहीं होता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन कराते रहो, उतने तो थ्योरी का टाइम ही नहीं है इतना। तो ये हो गया डाइएजोनियम सॉल्ट। कुछ इंटर कन्वर्जेंस भी करेंगे, थोड़ा ज़रूरत पड़ने पर करेंगे, यह तो करो, इसके बाद फिनॉल स्टार्ट करता हूँ मैं। ओके।